नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम गुप्त साम्राज्य को समाप्त करेंगे और गुप्त साम्राज्य का टेस्ट भी हम लोग कर लेंगे। मैं क्वेश्चंस लाया हूं, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे गुप्त साम्राज्य में, हमने कुमार गुप्त पढ़ लिया था। कुमार गुप्त में हम रिवाइज कर लेते हैं कि मुझे आप लोग बताएंगे कि भैया किसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा गया, कि भैया किसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा गया। तो आप कहेंगे सर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा गया। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। सारी चीजों को मैं अच्छे से पढ़ता हुआ चल रहा हूँ, कराता हुआ चल रहा हूँ। हम आज बात करेंगे कुमार गुप्त के बेटे स्कंद गुप्त की, कि कुमार गुप्त के बाद राजा कौन बना था? स्कंद गुप्त। हालांकि मैंने सीरीज भी आपको बताई है कि सबसे पहले राजा बना था श्रीगुप्त, जो कि स्वतंत्र नहीं था, वो किसी राजा के अधीन काम करता था। श्रीगुप्त के बाद राजा था घटोत्कच। घटोत्कच के बाद जो स्वतंत्र प्रथम संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद बना था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद बना था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद बना था कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद राजा बना है जिसका नाम है भैया, आप कहेंगे स्कंदगुप्त। हम यहाँ पर स्कंदगुप्त के बारे में बात करेंगे। स्कंदगुप्त, हम यहाँ पर स्कंदगुप्त के बारे में बात करेंगे कि भैया स्कंदगुप्त कब राजा बना था। स्कंदगुप्त कब राजा बना था? तो आप कहेंगे सर स्कंदगुप्ता ये राजा कब बना था? तो आप लोग कहेंगे सर स्कंदगुप्त राजा कब बना है? तो आप लोग प्लीज मुझे बताना कि सर ये 455 से लेकर 467 तक राजा रहता है। 455 से 467 तक ये राजा रहता है। अब इस समय क्या हुआ है, इस समय हम बात करेंगे कि सर ये बताइए स्कंदगुप्त किसका उत्तराधिकारी था, किसका बेटा था? तो आप लोग सारी चीजों को बताएंगे। मैं स्टूडियो से ही क्लास ले रहा हूँ माय डियर, ठीक है। हम लोग बात करेंगे। आवाज कम आ रही है? आवाज तो ठीक आ रही होगी, आवाज तो प्रॉपर है। हम बात कर रहे हैं कि इसी के समय एक भैया आक्रमण हुआ था हूण का। कौन सा आक्रमण हुआ था? हूणों का आक्रमण हुआ था। और ये कैसे पता चला कि हूणों का आक्रमण हुआ है? आप कहेंगे सर हूणों का आक्रमण हुआ जिसमें ये पता चला भीतरी स्तंभ, भीतरी अभिलेख था, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि सर भीतरी स्तंभ लेख है जिसमें ये पता चला कि स्कंदगुप्त के शासन काल में हूणों ने आक्रमण किया था। हून्स इन्वेंशंस अकॉर्डिंग टू द इनर कॉलम टेक्स्ट कह सकते हैं, या भैया क्या कहेंगे इसको हम? मैं यहाँ पर आप लोगों के बारे में बता देता हूँ कि ये बताइए कि इसके शासन काल में किसका आक्रमण हुआ था। तो भैया एक भीतरी स्तंभ लेख है। क्या है जी? भीतरी स्तंभ लेख। आप कहेंगे जी भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार इसके समय में किसका आक्रमण हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मानकर चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछ लेगा कि भैया के अनुसार हूणों का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? हूणों का आक्रमण हुआ। ठीक है जी, किसने आक्रमण किया था? हूणों ने आक्रमण किया था। यहां पर आप लोग चीजों को लिख लेंगे कि सर किसने आक्रमण किया था। ठीक है, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। आप वॉल्यूम बढ़ा लीजिए अपने मोबाइल में, ठीक है। यहाँ से तो आवाज ठीक है। आप कहेंगे सर हूणों ने किसके समय में आक्रमण किया था? हूण्स अटैक्ड, अटैक्ट कह सकते हैं या इन्वेंशन कह सकते हैं कि भैया किसने। तो आप कहेंगे इन्वेशन। आप यहां पर लिख लेना भैया इन्वेशन। उम्मीद है आप लोग अच्छे से नोट डाउन करेंगे कि हून ने किसके समय में आक्रमण किया था। अकॉर्डिंग, आप यहां पर लिखेंगे भैया अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू भीतरी कॉलम इंस्क्रिप्शन कह सकते हैं। तो आप कहेंगे भैया किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? भीतरी। आप कहेंगे सर भीतरी, भीतरी कॉलम। ठीक है, कि भीतरी कॉलम क्या था? तो आप कहेंगे सर भीतरी कॉलम था, भीतरी कॉलम इंस्क्रिप्शन।
इनस्क्रिप्शन। चलिए ये सारी चीजों को आप लोग लिखेंगे कि सर ये बताएं हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ था। तो स्कंदगुप्त के समय में हूणों का आक्रमण हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल भैया कंप्लीट हो जाएगी। और मैं आपको बार बार ये बताता हुआ चल रहा हूं कि इन तिथियों पर ज्यादा जोर मत देना। ये तिथियां हर जगह पर अलग अलग हो सकती हैं, ये अनमैच हो सकती हैं। इनको आपको बिल्कुल भी माइंड में नहीं लेना है, क्योंकि ये कभी नहीं पूछा जाता है और ये कभी पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि इनकी तिथियों को लेकर बड़ा विवाद है। एसएससी कभी नहीं पूछता, एसएससी केवल चंद्रगुप्त प्रथम की गद्दी पर बैठने की डेट पूछ लेता है। चलिए अब बात ये कर लेते हैं कि भैया जो हूण हैं, इन हूणों को मलेच्छ कहा गया। आप कहेंगे कि सर जो हूण हैं, जो हूण थे, जो हूण हैं, हूणों को मलेच्छ कहा गया। क्या कहा गया भैया? मलेच्छ कहा गया। आप कहेंगे क्या कहा गया है? मलेच्छ कहा गया। कि भैया किसको मलेच्छ कहा गया है? आप कहेंगे मलेच्छ कहा गया। तो हूणों को मलेच्छ कहा गया है। ठीक है, कौन से उसमें कहा गया? जूनागढ़ अभिलेख में। किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में। आप कहेंगे जूनागढ़ अभिलेख में क्या कहा गया है? जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया। अकॉर्डिंग टू जूनागढ़, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, स्कंदगुप्त, जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त ने हूणों को क्या कहा? हूणों को पराजित कर दिया और मलेच्छ कहा। क्या कहा भैया? तो आप कहेंगे, तो ये जल्दी से बता देना, हून्स वर्ड्स कॉल्ड मलेच्छ अकॉर्डिंग टू, यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू जूनागढ़, अकॉर्डिंग टू जूनागढ़। आप कहेंगे सर जूनागढ़। कि भैया जूनागढ़, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है जी, आप कहेंगे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में भैया हूणों को क्या कहा गया है? हून्स कॉल्ड मलेच्छ। क्या कहा गया भैया? मलेच्छ कहा गया, या वर कॉल्ड मलेच्छ। आप कहेंगे वर कॉल्ड मलेच्छ। ठीक है, मलेच्छ की स्पेलिंग MALECCH, मलेच्छ कहा गया। क्या कहा गया जी? मलेच्छ। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए कि जूनागढ़ अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में मलेच्छ किसे कहा गया? हूणों को कहा गया। हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में। आक्रमण का वर्णन किस में लिखा है? भीतरी स्तंभ में, भीतरी स्तंभ लेख में। लेकिन जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को क्या कहा गया? मलेच्छ कहा गया। क्या कहा गया है? मलेच्छ कहा गया है। तो याद रखेंगे कि मलेच्छ कहा गया। क्या कहा गया जी? मलेच्छ कहा गया। चलिए आगे बात करते हैं कि भैया इसने, स्कंदगुप्त ने नए सिक्के चलाए थे। स्कंदगुप्त के द्वारा नए सिक्के चलाए। कि भैया यहां पर एक क्वेश्चन आएगा, स्कंदगुप्त ने नए सिक्के चलाए थे, नए सिक्के। कि जो नए कॉइन थे वो किस नाम से चलाए थे? न्यू कॉइन किस नाम से चलाए थे स्कंदगुप्त ने? न्यू कॉइन, या स्कंदगुप्त के द्वारा जो न्यू कॉइन्स चलाए गए थे उनका नाम क्या था? उन्हें भैया वृषभ शैली कहा गया। क्या कहा गया? वृषभ शैली में कहा गया कि वृषभ शैली के सिक्के चलाए थे। वृषभ शैली के सिक्के किसने चलाए थे? आप कहेंगे वृषभ शैली के सिक्के किसने चलाए थे? तो भैया यहां पर आप कहेंगे वृषभ शैली के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो आप लोग बता देंगे भैया वृषभ शैली के सिक्के किसने चलाए थे? वृषभ, वृषभ स्टाइल के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो ये सिक्के चलाए थे स्कंदगुप्त ने। किसने चलाए थे? स्कंदगुप्त ने। चलिए हम लोग बात करते हैं। एक मित्र कह रहा है भैया जी आप पूरे टाइम तक क्लास क्यों नहीं लेते हो, ओनली 50 मिनट तक लेते हो। देखिए होता क्या है, हमें मेरे जस्ट बाद एक क्लास होती है तो मुझे 5 मिनट पहले स्टूडियो खाली करना होता है, जिससे कि दूसरी क्लास टाइम से शुरू हो जाए। तो 50-55 की ही क्लास चलती है, 50-55 की ही क्लास चलती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्कंदगुप्त के समय में किसने अपना राजदूत भेजा था। तो एक चीन का राजा हुआ करता था जिसका नाम था सम्राट सांग।
सांग के द्वारा अपना एक राजदूत भेजा गया। ठीक है, या मैं ऐसे कह लूं, स्कंदगुप्ता सेंड अ एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चीनी या चाइनीज एम्परर सांग। चलिए खत्म। हाँ जी, खत्म है। बस मैं टेस्ट कराने वाला हूँ, जस्ट जस्ट टेस्ट कराने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बता दूंगा कि सर स्कंदगुप्त ने क्या किया था। यहाँ पर हम बात करेंगे भैया, स्कंदगुप्त ने अपना एक राजदूत किसके दरबार में भेजा था। स्कंदगुप्त ने अपना राजदूत किसके दरबार में भेजा था। राजदूत चीनी शासक, चीनी रूलर, चाइनीज रूलर, चीनी शासक सांग के दरबार में भेजा था। किसमें भैया, सांग के दरबार में भेजा। ठीक है जी, सांग के दरबार में भेजा। क्या यहां तक आप लोग इसको लिख लेंगे। बिल्कुल। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोग आगे बात कर लेते हैं। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं 2-3 चीजें यहां पर फोकस कराऊंगा, ये भले ही ना भी याद करें तो आपको एक तो ये वाला पॉइंट याद रखना है, एक ये वाला पॉइंट याद रखना है। ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वृषभ शैली के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे। तो आप कहेंगे स्कंदगुप्त के द्वारा। स्कंदगुप्त के समय में किसका आक्रमण हुआ था। हूणों ने आक्रमण किया था। हूणों ने आक्रमण किया, कहां लिखा है, तो आप कहेंगे भीतरी स्तंभ लेख में। किसमें, भीतरी स्तंभ लेख में लिखा हुआ है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे चल जाते हैं। ठीक है जी, हम यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि भैया ये बताइए, गुप्त वंश में सती प्रथा के भी उल्लेख मिले हैं। सती प्रथा का मतलब होता है कि जिसका पति मर जाए उसकी पत्नी को चिता पर जिंदा जला दिया जाता है। सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी भारतीय समाज की, जिसमें पति मरने के बाद पत्नी को दारू पिलाई जाती थी, नशा दिया जाता था और पति के चिता पर जिंदा लिटा दिया जाता था। अब जो कोई होश में होगी वो तो नहीं लेटेगी जिंदा, क्यों, वो तो मर्डर है ना। कि अगर मैं जिंदा हूं और मैं होश में हूं तो मैं आग में कैसे लेट सकता हूं, तो भैया नहीं लेट सकती। तो उस महिला को दारू नशा दिया जाता था, जिससे कि वो बेहोश हो जाए और बेहोश होने के बाद वो चिता पर लिटाई जाए। और गांव में जो चिता है उसके चारों तरफ ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, ताकि वो महिला का जब नशा उतरे और वो चिल्लाए, जले चिल्लाए, तो चीख चिल्लाने की आवाज गांव तक ना पहुंचे। तो इस कारण ढोल नगाड़े बजाए जाते थे कि अगर गांव तक आवाज पहुंच गई तो बच्चे और अन्य महिलाएं जो हैं वो डरने लग जाएंगी। वो महिलाएं क्या होने लग जाएंगी, वो महिलाएं डरने लग जाएंगी। तो सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख कहां पर मिला है, तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा कि भैया ये बताइए सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख कहां पर मिलता है। आप कहेंगे फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ सती प्रथा। आप कहेंगे भैया सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है, जल्दी से बताइए। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहां पर हुआ है। आप कहेंगे सर सती प्रथा का प्रथम उल्लेख, द फर्स्ट रिकॉर्ड, आप कह सकते हैं द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ सती प्रथा कि भैया सती प्रथा का जो पहला रिकॉर्ड है वो कहां पर मिलता है, तो वो मिलता है भैया गुप्त वंश में। कहां पर मिलता है, गुप्त वंश में मिलता है। और गुप्त वंश में भी किस शासक के, आप कहेंगे भैया गुप्ता डायनेस्टी, आप कहेंगे गुप्ता डायनेस्टी में मिल जाता है, गुप्ता डायनेस्टी। अच्छा, यहां पर हमने पढ़ लिया कि गुप्त वंश का एक राजा था, गुप्त वंश का एक राजा था जिसका नाम था भानुगुप्त। तो भानुगुप्त एक राजा था और भानुगुप्त के इसका जो उल्लेख है वो भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है जी, ऐरण अभिलेख से प्राप्त होता है। ऐरण अभिलेख किससे प्राप्त होता है जी, ऐरण अभिलेख में इस चीज का वर्णन किया गया है।
वर्णन है। ठीक है जी। तो आप क्या कहेंगे, कहां पर मेंशन किया गया है, तो आप कहेंगे भानुगुप्ताज एरण रिकॉर्ड, जो कि ये कब का है, तो आप कहेंगे जो एरण अभिलेख है, जो एरण अभिलेख है ये 510 ईस्वी का है। आप कहेंगे सर ये 510 ईस्वी का है। 510 ईस्वी का एक एरन इंस्क्रिप्शन है जिसमें सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख दिया गया है। अब बात करेंगे गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। गुप्त वंश का अंतिम शासक, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है, अंतिम शासक, लास्ट रूलर कौन है, लास्ट रूलर, आप कहेंगे लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। चलिए बताइएगा जल्दी से, तो आप कहेंगे भैया विष्णुगुप्त तृतीय। कौन, विष्णुगुप्त तृतीय। आप कहेंगे भैया विष्णुगुप्त तृतीय। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हम बात कर लेते हैं भानुगुप्त अभिलेख कहां पर है, भानुगुप्त नहीं एरण अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश से पाया गया था, एमपी से पाया गया था। चलिए बहुत बढ़िया पंकज, धन्यवाद माय डियर। हाँ जी बहुत शानदार, ये सारी चीजों को पढ़ते रहें, आरएफ वगैरह सब इससे क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टैटिक जी के नवीन सर पढ़ाएंगे, नवीन सर पढ़ाएंगे। अब बात आ जाती है, मैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करता हूं कि सर गुप्त काल के जो अधिकारी थे और उनके विभाग क्या क्या थे। यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर एक चीज और लिख लेना, एक चीज और लिख लेना कि भैया किसके शासन काल को स्वर्ण काल कहा गया, तो गुप्तों के शासन काल को स्वर्ण काल कहा गया। तो आप कहेंगे गुप्त, गुप्त शासन काल को स्वर्ण काल कहा गया। क्या कहा गया भैया, स्वर्ण काल कहा गया, स्वर्ण काल। ठीक है, स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड कहा गया। क्या कहा गया जी, गोल्डन पीरियड। कि भैया किसके शासन काल को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, आप कहेंगे गोल्डन पीरियड किसके शासन काल को कहा गया, कि गुप्त शासन काल को क्या कहा गया है, स्वर्ण काल कहा गया है, इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए अब और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और फैक्ट का मतलब तो आप समझते ही होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होता है फैक्ट। जैसे कि अधिकारी, गुप्त वंश के जो अधिकारी थे, गुप्तों के अधिकारी और उनके विभाग, अधिकारी एवं उनके विभाग, एवं उनके विभाग, उनके विभाग क्या हैं, तो यहां पर हम बात करेंगे जैसे कि भैया गुप्ताज ऑफिसर्स एंड देयर डिपार्टमेंट। आप कहेंगे भैया गुप्ताज ऑफिसर्स, आप कहेंगे भैया क्या हो जाएगा, ऑफिसर्स। ठीक है, ऑफिसर्स एंड आप बोल सकते हैं भैया उनके देयर, या उनके एंड डिपार्टमेंट बोल सकते हैं कि भैया उनके डिपार्टमेंट क्या थे, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। ठीक है जी। चलिए अब जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेंगे, हम बात करेंगे, हम बात करेंगे भैया, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न बन जाता है कि जैसे सेनापति को क्या कहते थे, गुप्त काल के जो अधिकारी थे उन्हें सेनापति को क्या कहते थे, आप कहेंगे सेनापति को महाबलाधिकृत कहा जाता था। क्या कहते थे, महाबलाधिकृत कहते थे। कि गुप्त काल में जो सेनापति होता था, सेनापति को क्या कहा जाता था, सेनापति, सेनापति जानते हैं जो कमांडर इन चीफ होता है, सेनापति को हम क्या बोलते हैं भैया, कमांडर। आप कहेंगे सर कमांडर इन चीफ, आप कहेंगे सर जो कमांडर इन चीफ होता है उसे क्या कहते थे, कमांडर इन चीफ। कि भैया सेनापति जो कमांडर इन चीफ होता है इसे क्या कहा जाता था, इसे भैया गुप्त वंश में महाबलाधिकृत कहते थे। क्या कहते थे, महाबलाधिकृत कहा जाता था। क्या कहते थे भैया इसको, कि भैया गुप्त वंश में महाबलाधिकृत किसे कहते थे,
बलाधिकृत किसे कहा जाता था? आप कहेंगे भैया कृत किसे कहते थे? तो आप बता देंगे सेनापति को, कि गुप्त वंश में सेनापति को क्या कहा जाता था? गुप्त वंश में सेनापति को क्या कहा जाता था? चलिए, अब बात कर ली हमने कि सर महाबलाधिकृत किसे कहते हैं, तो गुप्तों के सेनापति को। अब बात होती है सर न्यायाधीश, गुप्तों के जो न्यायाधीश होते थे, न्यायाधीश को क्या कहते थे? न्यायाधीश को क्या कहते थे? आप कहेंगे सर न्यायाधीश जो जज होता है, जज, न्यायाधीश जिसे इंग्लिश में जज बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? जज बोलते हैं। कि सर जो जजेस होते थे इनको हम क्या बोलते थे? जजेस को हम क्या बोलते थे? आप कहेंगे गुप्त वंश के न्यायाधीश को महादंड नायक कहा गया है। क्या कहा गया है जी? महादंड नायक। क्या कहा गया? महादंड नायक। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया महादंड नायक, महादंड नायक किसे कहा गया है? तो महादंड नायक कहा जाता था न्यायाधीश को। कि गुप्त वंश में जो जज होते थे, न्यायाधीश होते थे, उन्हें क्या कहते थे? महादंड नायक कहते थे। दंड पाशक किसे कहते थे? जो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आप कहेंगे भैया जो पुलिस विभाग का, किसका? आप कहेंगे कि सर जो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, क्या कहते थे उसे भैया? सर्वोच्च अधिकारी को। आप कहेंगे सर सर्वोच्च अधिकारी को गुप्त वंश में क्या कहा जाता था, जो पुलिस विभाग का होता था? तो आप बता दीजिए भैया क्या कहते थे उसको? बताएंगे कि भैया क्या कहते थे, तो उसे दंड पाशक कहते थे। क्या कहते थे जी? उसको दंड पाशक कहते थे। इसको भैया, जैसे दंड पाशक का मतलब है कि जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता था, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता था, बिगेस्ट ऑफिसर ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। आप कहेंगे द बिगेस्ट ऑफिसर, यहां पर आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं भैया बिगेस्ट, लिख लेंगे ना कि भैया बिगेस्ट ऑफिसर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं क्या? आप लोग यहाँ पर बिगेस्ट लिख दीजिए, या भैया यहाँ पर सुप्रियर लिख दीजिए, या हाईएस्ट लिख दीजिए। आप यहाँ पर हाईएस्ट लिख दीजिए कि जो हाईएस्ट ऑफिसर होता था, हाईएस्ट ऑफिसर, कि भैया ये बताइए जो हाईएस्ट ऑफिसर होता था उसे क्या कहा जाता था? हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या कहते थे जी इसको? तो इसे कहा जाता था भैया, क्या कहते थे? तो आप कहेंगे दंड पाशक। क्या कहते थे? दंड पाशक। ठीक है, दंड पाशक कहा जाता था। कि भैया दंड पाशक किसे कहते थे? आप कहेंगे भैया दंड पाशक किसे कहेंगे? तो दंड पाशक कहते थे जी जो पुलिस विभाग का सर्वोच्च बड़ा अधिकारी होता था। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोगों ने लिखा। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हम आगे बात करेंगे गुप्त वंश में बने हुए कुछ मंदिरों की, गुप्त वंश में बने हुए कुछ मंदिरों की। ठीक है जी, चलिए गुप्त वंश में बने कुछ मंदिरों के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर किस शासन काल में बना था? तो आप कहेंगे गुप्तों के शासन काल में बना। कहाँ पर है? तो उस पे हम चर्चा करेंगे। ये स्टैटिक के दृष्टि से भी इसको मान के चलना मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखवा रहा हूं, स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी और गुप्त वंश की दृष्टि से भी। तो आप कहेंगे गुप्त वंश में, गुप्त वंश में जो मंदिर बने थे, गुप्त वंश में जो मंदिर बने थे, ठीक है जी, इन गुप्ता डायनेस्टी, इन गुप्ता डायनेस्टी, कि भैया जो गुप्त वंश में जो मंदिर बने थे ना, इन मंदिरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। गुप्ता डायनेस्टी जो टेम्पल बने थे, इन टेम्पल्स की बात कर लेते हैं। जो मंदिर हैं इन मंदिरों की चर्चा कर लेते हैं। चलिए आप लोग मुझे बताइएगा, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि भैया ये बताएं कि तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर बना था? तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का
विष्णु मंदिर कहाँ पर है जो गुप्त वंश में बना? आप कहेंगे तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? आप कहेंगे विष्णु टेम्पल ऑफ तिगवा। इंग्लिश में लिखूं क्या इसको? चलिए लिख देता हूं, विष्णु विष्णु टेम्पल, विष्णु टेम्पल ऑफ तिगवा, ऑफ तिगवा। आप कहेंगे सर कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है जबलपुर। कौन सी जगह पड़ती है जी? जबलपुर में। कहाँ पर है जी ये? जबलपुर। और जबलपुर कहाँ है? एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में। चलिए एक दूसरे की अगर मैं बात कर लेता हूं, एक और इम्पोर्टेंट होगा जिसको हम यहाँ पर बात करेंगे, भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा या भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, ये कहाँ पर है शिव मंदिर? आप कहेंगे भूमरा का शिव मंदिर। ठीक है जी, क्या है? भूमरा का शिव मंदिर, शिव टेम्पल ऑफ भूमरा, शिव टेम्पल ऑफ, शिव टेम्पल ऑफ भूमरा, भूमरा। आप बताएंगे सर कहाँ पर? ये सतना में। और सतना कहाँ पड़ता है? ये भी एमपी में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर ये बताएं, ये बताएं, ये जिसके आगे मैं स्टार लिख रहा हूं ना, ये मानकर चलना बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर कहाँ है? आप कहेंगे नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, पार्वती मंदिर कहाँ पर होगा? मंदिर यानी कि पार्वती मंदिर, पार्वती, आप कह सकते हैं सर पार्वती टेम्पल, पार्वती टेम्पल ऑफ नचना कुठारा, नचना कुठारा, कि भैया ये कहाँ पर होगा? तो आप कहेंगे सर ये भी मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश के पन्ना में। कहाँ पर? पन्ना। पन्ना कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है पन्ना? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा जी? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं सर देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है? मंदिर आप कहेंगे भैया कहाँ पर होगा? तो आप बता दीजिएगा भैया, दशावतार, दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़, ऑफ देवगढ़ कहाँ पर है जी ये? तो देवगढ़ में ही है। देवगढ़ कहाँ पड़ता है? यूपी में। और यूपी में कहाँ पड़ता है? ललितपुर में। कहाँ पड़ता है जी? ललितपुर में। ललितपुर में देवगढ़ है और वहां पर भैया एक मंदिर है दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर होगा? ललितपुर में। भीतरी गांव का मंदिर, जो पहला ईंटों से बना मंदिर भी कहा जाता है, कि भैया भीतरी गांव का मंदिर कहाँ पर है? भीतरी गांव का मंदिर, भीतरी गांव का मंदिर, ये कहाँ पर होगा जी? भीतरी गांव का मंदिर। ठीक है जी, भीतरी गांव का मंदिर, तो इसको हम टेम्पल ऑफ भीतरी गांव बोलेंगे, टेम्पल ऑफ भीतरी गांव। आप लोग लिख लेना भैया इसको, टेम्पल ऑफ भीतरी गांव, भीतरी गांव। गांव ही लिखना, विलेज मत लिखना, इसको भीतरी गांव ही लिख लेना, या भीतर गांव लिख लीजिए। इसको क्या लिख लीजिए भैया? इसको भीतर गांव लिखिए, भीतरी ना लिखकर इसको क्या लिखिए? भीतर गांव। क्या लिखिए इसको? भीतर, भीतर गांव का मंदिर, का मंदिर। आप कहेंगे भैया इसको क्या लिख सकते हैं आप? टेम्पल ऑफ भितरगांव, टेम्पल ऑफ भितरगांव, टेम्पल ऑफ भितरगांव, ऐसे करके आप लिखेंगे। या इसको डबल ई ना बनाकर केवल आई बना लीजिए, भितर, भितर गांव। क्या हो जाएगा जी? भितर
गांव हो जाएगा। ठीक है जी, भितर गांव। ये कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे सर ये कानपुर में पड़ता है। कहाँ पर? कानपुर। और कानपुर कहाँ है? यूपी में। इसको ऐसे लिखेंगे, ईंटों से बना प्रथम मंदिर भी कहलाता है। ईंटों का प्रथम मंदिर, प्रथम मंदिर के भैया ईंटों से बना प्रथम मंदिर कौन सा है? तो भितर गांव का मंदिर है। कौन सा? भितर गांव का मंदिर। चलिए लिख लेंगे आप लोग यहाँ पर। आगे बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ लेते हैं कि भैया किसने क्या लिखा है। जैसे कालिदास ने क्या क्या लिखा था उस पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। कालिदास ने क्या क्या लिखा है। देखिए लिखने में ना थोड़ा सा समय जा रहा है, ये अभी मैं टेस्ट कराऊंगा, लेकिन ना थोड़ा सा, ये आप पहले इसको लिख लीजिए। इसको आप लोग पहले लिख लीजिए, मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं करा देता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं करा देता हूँ, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर मैं करा दूंगा। चलिए, अगर इसमें होगा तो मैं वो डलवा देता हूँ, है ना। फिर मैं आपको लिखने में बहुत समय जाएगा, क्योंकि एक एक राइटर की कई सारी किताबें हैं। तो अगर वो इसमें चल जाता है तो फिर मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ और आप लोगों को याद भी करवा देता हूँ। ये नहीं है, ये तो क्वेश्चन ही है। सोनू भारद्वाज से डलवा लाओ। चलिए, जब तक मैं थोड़ा सा लिखने का प्रयास करता हूँ, मेजर वर्ड, मेजर मेजर बुक्स के बारे में कुछ बात करता हूँ। जैसे गुप्त वंश में, गुप्त वंश की अगर मैं बात करता हूँ, गुप्त वंश में आप कहेंगे प्रमुख, प्रमुख पुस्तकें, पुस्तकें कौन कौन सी पुस्तकें किस किस के द्वारा लिखी गई हैं? आप कहेंगे सर मेजर, मेजर बुक, मेजर बुक्स, मेजर बुक्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, डायनेस्टी। जैसे कि पूछ ले कालिदास की प्रमुख किताबें कौन कौन सी हैं, यहाँ पर पूछ ले कालिदास कि कालिदास के द्वारा क्या क्या लिखा गया है। कालिदास ने जैसे कि मालविका अग्निमित्रम लिखी है, मालविका अग्निमित्रम लिखी है ना, हमने पढ़ा है। मालविका अग्निमित्रम है, कुमार संभव है, मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोग वर्षियम है, ऋतु संहार है। ये सब किसकी हैं? कालिदास की हैं। किसकी हैं? कालिदास की हैं। बात करते हैं कि भैया 12 मिहिर की पुस्तकें कौन सी हैं। व्रत संहिता है, पंच सिद्धांतिका है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग बात कर लेते हैं। इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि अगर वो द्वारा से, यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, ये कहाँ है? 40 क्या? 1 मिनट का टाइम देना, 1 मिनट का टाइम देना, क्योंकि यहाँ पे बहुत समय जाएगा लिखने में। तो मैं सोच रहा हूँ,
यही दिक्कत कर रहा है। चलिए, अभी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। मैं ये सारी चीजें आप लोगों को भैया बता दूंगा। ये था, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये हम लोग पढ़ने वाले थे और ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मानकर चलना कि ये जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि देवी चंद्रगुप्तम मुद्राक्षस ये किसके द्वारा लिखी गई हैं। ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो आप कहेंगे भैया विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रम, जिसमें अग्निमित्र ने अपनी प्रेमिका मालविका को हासिल करने के लिए आक्रमण किया था अपने पिता पुष्यमित्र शुंग के कहने पर। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें शाकुंतलम और राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी का जिक्र है। विक्रम मोघवर्षियम, ये किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की रचनाएं हैं। किसकी? कालिदास की। वृद्ध संहिता और पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है? बारह मिहिर की रचना है। इनको आप लोग लिख लीजिए, इनको आप लोग लिख लीजिए। अभी मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा, क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। प्लीज इनको जरूर लिखिएगा, इनको आप लोग जरूर लिखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और नहीं भी लिखेंगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी, पीडीएफ आपको कंप्लीट मिल जाएगी। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए क्योंकि अभी हमें टेस्ट भी करना है, हमें टेस्ट भी करना है। तो ये आप लोग जल्दी से लिख लें, आगे हम लोग बात करेंगे। आगे हम लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। चलिए जल्दी जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया यहाँ तक। आगे बात करते हैं भैया। नेक्स्ट पुस्तक है, नेक्स्ट है जैसे आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट ने। आपको याद है कि जीरो जीरो हुआ, जीरो या जो क्या होता है, इसको वर्गमूल बोलते हैं ना, इसको रूट। ये इसका जो आविष्कार है वो आर्यभट्ट ने ही किया है, आर्यभट्ट ने ही जीरो का आविष्कार किया है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नया अवतार, जिसे सिद्ध सेन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सिद्ध सेन कहते हैं। नया अवतार की रचना किसने की थी? सिद्ध सेन ने। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। नीति सार किसने लिखा है? कामंदक ने लिखा है। और मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है। योगाचार असंग ने लिखा है। असंग के द्वारा योगाचार लिखा गया है, ठीक है। शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम, कादंबक के द्वारा नीतिसार, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र, सिद्ध सेन के द्वारा नया अवतार, और भैया आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत, ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए इसको जल्दी जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे टेस्ट की तरफ। और मेरा प्रयास है कि आज आप लोग मैं 7 से 8 क्वेश्चंस लाया हूँगा, 7 से 8 क्वेश्चन लाया हूँ, उसमें आप लोगों को करने हैं। ये आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए भैया, है ना जी। चलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारी बुक्स हो जाएंगी, सारी बुक्स हो जाएंगी। रचनाएं कह लें, बुक्स कह लें, एक ही बात है कि भैया मालविका अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखी गई है? तो भैया किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। ये किताब ही तो हैं, बुक ही तो हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपने लिख लिया। अब हम बात करते हैं टेस्ट की, अब हम लोग बात कर लेते हैं जी टेस्ट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टेस्ट। चलिए
आज का पहला प्रश्न है, वाकाटक वंश का सीधा संबंध किससे है? वाकाटक वंश के राजा के साथ कौन अपनी बेटी की शादी करता है? जल्दी से बताइए। कल से हर्षवर्धन स्टार्ट करेंगे, सॉरी मंडे से हर्षवर्धन स्टार्ट करेंगे। जिसका गलत जवाब देंगे ना, घूसा पड़ेगा, अपने आप घूसा मार लेना, अपने आप घूसा मार लेना, ठीक है? क्योंकि मैंने ये बताया था वाकाटक वंश के राजा के साथ अपनी बेटी प्रभावती की शादी कर दी थी, प्रभावती की शादी कर दी थी। तो आप क्या कहेंगे भैया? चंद्रगुप्त कौन था जी वो? जल्दी से बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा ना, कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी की शादी किसके साथ कर दी थी? तो आप कहेंगे वाकाटक वंश के राजा, वाकाटक वंश के राजा कौन थे भैया? वाकाटक वंश के राजा जल्दी से नाम दो, बताओ। रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय के साथ भैया अपनी बेटी की शादी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी था? हमने सबसे पहले पढ़ा था श्रीगुप्त, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच, ये मैंने एक दिन लिखवाया भी था आपको। घटोत्कच इसका था चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। इसका था समुद्रगुप्त, कौन था इसका? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का था चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। इसका था कुमारगुप्त, कौन था? कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त का कौन था? स्कंदगुप्त, कौन था जी? स्कंदगुप्त। और ऐसे ही मैंने लास्ट में बताया था। तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल शांति व्यवस्था और सापेक्ष निष्क्रियता का काल था। किसका पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम? कुमारगुप्त प्रथम बेटा किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। देखिए यहाँ पर है ना, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त आया था, तो कुमारगुप्त हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा। शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी? हमने पढ़ा था रुद्र तृतीय या रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड। क्या आंसर होगा? चंद्रगुप्त सेकंड। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख उदाहरण किस काल में मिलता है? इन विच पीरियड द फर्स्ट रिकॉर्ड एग्जाम्पल ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती फाउंड? इसको आप लोग ऐसे लिख लो, द सती प्रथा। इसको आप लोग ऐसे लिखिएगा, द सती प्रथा, सती प्रथा। ठीक है जी, सती प्रथा। आप कहेंगे सर गुप्त, और गुप्त में भी भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में, भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में। ठीक है जी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी? आप कहेंगे कालिदास ने, रवि कीर्ति ने, वेद व्यास ने, हरिसेन ने। हरिसेन का तो प्रयाग प्रसिद्धि लेख था, प्रयाग प्रसिद्धि। आप कहेंगे प्रयाग प्रसिद्धि, प्रयाग प्रसिद्धि कह लें या इलाहाबाद प्रसिद्धि कह लें, प्रयाग प्रसिद्धि, प्रयाग प्रसिद्धि कह सकते हैं इसको। यहां पर कालिदास ने मेघदूत लिखा था। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? मैंने बताया था मेहरौली में एक लौह स्तंभ खड़ा हुआ है, जिसमें उस लौह स्तंभ पर लिखा है चंद्र। चंद्र मतलब चंद्रगुप्त सेकंड से इसकी तुलना हुई थी, चंद्रगुप्त सेकंड से उसकी तुलना की गई थी। नेक्स्ट भैया यहीं पर थे आपके ये प्रश्न, तो इसको आप लोगों ने पढ़ लिया। अब मैं आशा करूंगा कि मंडे से हम 9 बजे, मंडे से ये क्लास आपकी कब हो जाएगी? मंडे से आपकी क्लास 9 AM होगी। कब होगी जी? 9 AM। ठीक है, मंडे से 9 AM हो जाएगी। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।